हेलो। तो थ्योरम देख लेते हैं चारों, उसके बाद फिर एंड करते हैं। तो अपने को 4 थ्योरम देखने। एक लुसीन थ्योरम है, एक एगोरॉफ थ्योरम है, एक कन्वर्जेंस मोनोटोन थ्योरम है और एक कन्वर्जेंस डोमिनेटेड थ्योरम है। तो ये 4 थ्योरम हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले एन एन लुसीन थ्योरम क्या होता है? एन एन लुसीन थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई मेजरेबल फंक्शन है, फाइनाइट मेजरेबल फंक्शन, कि एफ अगर एक मेजरेबल फंक्शन है विच इज फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो हमेशा हमको एक डेल्टा, मतलब कोई भी डेल्टा वैल्यू मिल जाएगी। देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सच दैट कि जो मेजर सेट होगा जहां पे ये इक्वल नहीं होगा वो हमेशा लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी मेजरेबल फंक्शन है, फाइनाइट मेजरेबल फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब किसी इंटरवल पे अगर कोई फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट है, तो हमेशा हम लोग के पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिल जाता है कि जहां पे ये इक्वल नहीं होगा, उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के इक्वल नहीं होगा, ऐसे सिर्फ उतने ही पॉइंट होंगे जिनका मेजर सेट 0 आएगा। क्योंकि लेस देन डेल्टा का मतलब ही ये हो गया ना कि हर डेल्टा के लिए मैं एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ढूंढ सकता हूं जहां पे वो इक्वल नहीं होंगे, वो उनका मेजर सेट 0 आएगा। मतलब सिंपल क्या कह रही है कि f अगर एक फाइनाइट मेजर है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो ये जो f है ना, ये g के इक्वल आ जाता है। सिंपल कहने का मतलब ये, वो भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और g कैसा फंक्शन होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मतलब अगर जिस पॉइंट पे ये इक्वल नहीं है तो उसका मेजर क्या होगा? 0। तो ये एन एन लुसीन थ्योरम है। यानी कि हर एक मेजरेबल फंक्शन को किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे, अगर वो मेजरेबल फंक्शन है तो हमेशा मुझे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिल जाएगा जो उसके इक्वल होगा, और जिस पॉइंट पे इक्वल नहीं है उसका मेजर सेट क्या होना चाहिए? 0। यानी कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये क्लियर है सबको? एन एन लुसीन थ्योरम कि किसी भी मेजरेबल फंक्शन के लिए, ऑलमोस्ट एवरीवेयर मेजरेबल फंक्शन के लिए, हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ढूंढ सकते हैं जो उस एफ के इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा। ये क्लियर है सबको? हाँ, अभी सेकेंड आता है एगोरॉफ थ्योरम। ये क्या कहता है कि अगर मैं सीक्वेंस ले रहा हूं f1 f2 सॉल्व अप टू fn, और ये सारे कैसे हैं? मेजरेबल फंक्शन है, और ये सीक्वेंस जो है किसी ऐप पे कन्वर्ट कर रहा है। और कैसे कन्वर्ट कर रहा है? ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब ये जो फंक्शन है तो किसी सेट पे डिफाइन कर रहे होंगे हम लोग। तो मान लेते हैं इसको मैं किसी सेट पे डिफाइन कर रहा हूँ ई पे, f1 f2 fn। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा कि fi डिफाइन हो रहा है किसी एक सेट पे। ठीक है, तो fi को अगर मैं किसी एक मेजरेबल सेट पे डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें fi की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। तो अगर ये सीक्वेंस किसी ऐप पे क्या कर रहा है? ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ट कर रहा है। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। तो fn कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो एक हमको ना एक सेट मिल जाता है, ए सेट। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे? एक ए सेट ढूंढ के लाएंगे जो इस ई के अंदर कंटेन करेगा, और जब हम लोग मेजर निकालेंगे ए माइनस ई का इज लेस देन डेल्टा और एवरी ईटा इज ग्रेटर देन 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक ई सेट है, इस पे क्या कर रहा हूं मैं? एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, और वो किसी एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंट है। तो एक सेट हम लोग ढूंढ लेंगे ए, वही कैसा होना चाहिए कि जो e माइनस ए है इसका मेजर सेट 0 आएगा। इसका मतलब यही होता है कि हर एक पॉजिटिव वैल्यू से छोटा करे, इसका मतलब क्या है कि मेजर सेट इसका क्या आएगा? 0। और इस a पे क्या रहेगा? fn जो है वो f पे कन्वर्ट करेगा ऑन a। तो इसको हम लोग बोलते हैं एगोरॉफ थ्योरम। वो भी कैसा कन्वर्ट करता है? यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता है। जबकि इन जनरल ऐसा नहीं होता कि अगर सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है
इट डजेंट इम्प्लाई कि ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि अगर F1 से लेके Fn तक ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर अगर कन्वर्ज कर रहा है किसी सेट E पे, तो हमेशा हमको एक सेट मिल जाता है A कि E और A का जो डिफरेंस है उसका मेजर सेट कितना होगा, दोनों ऑलमोस्ट एवरीवेयर सेम है ऐसा बोल सकते हैं। तो Fn इस मतलब इस सेट पे Fn F पे क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो ये मेन एम है जो हम लोग ऑलमोस्ट एवरीवेयर पढ़ते हैं। एक तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और एक तो अपना रीमान इंटीग्रेबल वाला, कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है फिर भी हम लोग उसको इंटीग्रेबल कर सकते हैं। और दूसरा ये है, ये क्लियर है सबको? एगोरस थ्योरम क्लियर है सबको कि अगर कोई सीक्वेंस है वो किसी एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रहा है, और जो मतलब सेट हम लोग ले रहे हैं Fn से लेके Fn तक का वो E है, तो एक ऐसा सबसेट मिल जाता है E का A कि अगर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो उसका मेजर सेट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस A पे जो Fn है वो क्या कन्वर्ज करता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एगोरस थ्योरम, क्योंकि हो सकता है सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ सकता है एग्जाम में। ये क्लियर है सबको? एगोरस थ्योरम। फिर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ये तो नाम से समझ में आ रहा है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करना पड़ता है अपने को मोनोटोन, कि अगर सपोज मैं ए कोई भी मेजरेबल सेट ले रहा हूं, ए बी एनी मेजरेबल सबसेट ऑफ ए बी, और मैं इस पे एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। और ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये किसी एफ पे क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ट कर रहा है, या फिर ये इसका पॉइंट वाइज लिमिट है। और ये जो सीक्वेंस है ना ये मोनोटोन है, मतलब F1 कंटेन कर रहा है F2 के अंदर, F2 कंटेन कर रहा है F3 के अंदर, इस तरीके से कंटेन कर रहा है। तो जो इंटीग्रेशन होता है, मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं जस्ट क्या करूंगा, लिमिट को अंदर लेके चले जाऊंगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये F के इक्वल आ जाएगा। और जो हम लोग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के अंदर इन जनरल पढ़ते हैं, वहां पे ये तभी पॉसिबल होता है जब सीक्वेंस मेरा F पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। बट यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन आता है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कि अगर कोई सीक्वेंस F पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है तो हम लोग लिमिट को क्या कर सकते हैं, ये Fn के अंदर लेके जा सकते हैं। कब, ये जब मोनोटोन होना चाहिए। तो दैट इज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ये क्लियर है सबको? फिर नेक्स्ट आता है लेबक का डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। लेबक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। इसमें भी सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे मोनोटोन का यूज नहीं होता। कि अगर सपोज कोई एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ले रहा हूं और ये क्या कर रहा है, एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रहा है, सेम गिवन वही रहेगा कि क्लोज इंटरवल ए बी दिया है, उस पर मैं क्या ले रहा हूँ, एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन ले रहा हूँ, और ये किसी एफ पे कैसा कन्वर्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ट कर रहा है। अब सपोज अगर एक जी एग्जिस्ट हो रहा है सच दैट कि ये जो सारे सीक्वेंस है Fn ऑफ x, अगर ये लेस देन आ जाते हैं किससे, इस g ऑफ x से ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ए बी, तो मतलब अगर कोई सीक्वेंस Fn F पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ट कर रहा है, और सपोज एक ऐसा g मिल जाए कि ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा लेस देन आ जाएगा मॉडुलस ऑफ gx से ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो ये जो f है ये
लेबक इंटीग्रेबल होगा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट एफ एन dx को क्या कर सकते हैं, सिंपल ए टू लिमिट ऐसे लिख सकते हैं एफ dx, मतलब ये सिंपल एफ आ जाए। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। तो पहले उसमें मोनोटोन का यूज हुआ था, इसमें क्या कह रहा है कि अगर एफ एन एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस है, एफ एन एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस है, अगर एक कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए कि एफ एन ऑफ एक्स क्या है, उससे लेस देन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जो लिमिट है उसको हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर लेके जा सकते हैं। ये क्लियर है सबको? तो ये मोनो डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। तो ये 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम थे, एन एन लुसीन थ्योरम, एगोरॉफ थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम और लेबक का डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। एन एन लुसीन थ्योरम किस पे कह रहा था, सिंपल वो फंक्शन पे बारे कह रहा था। बाकी जो एगोरॉफ थ्योरम है वो भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से रिलेटेड है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम वो भी पॉइंट वाइज से रिलेटेड है, और ये वाला भी थ्योरम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से रिलेटेड है। तो ये 3-4 थ्योरम है जिसके लिए हम लोग मेजर थ्योरी पढ़ते हैं। एक तो अपना रीमान इंटीग्रेबल वाला, बाकी ये 2-3 रीजन है। ये क्लियर है सबको? और एक थ्योरम रहता है फार्टूस थ्योरम, उसमें ऐसा रहता है कि सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव मेजरेबल फंक्शन लेते हैं, ये भी देख लो, एक थ्योरम है फार्टूस लेमा। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम एफ एन अगर एफ पे अगर ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस कर रहा है, तो जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट इन्फिमम होता है वो ग्रेटर देन आ जाता है किससे, एफ से। तो ये भी एक थ्योरम है फार्टूस लेमा कि अगर एफ एन एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस कर रहा है, तो जो इस इंटीग्रेशन का जो लिमिट इन्फिमम होगा वो ग्रेटर देन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ से। मतलब यहाँ पे लिमिट इक्वालिटी पे ओपन नहीं होता, यहाँ पे ये लिमिट इंफीरियर की बात करते हैं हम लोग, ये लिमिट इन्फिमम है। मतलब इस इंटीग्रेशन का लिमिट इन्फिमम निकालेंगे, अब वो ग्रेटर देन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ। तो ये फार्टूस लेमा है। तो ये कुछ थ्योरम है, अगर इससे रिलेटेड आ जाता है तो ठीक है। बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन करना है ना, वो तो एक कैंटर सेट का मेजर जीरो वाला, बाकी अगर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जा रहा है, जैसे कि एफ अगर लेबक इंटीग्रेबल है तो मॉड एफ होगा, F1 F2 इंटीग्रेबल है तो F1 F प्लस F2, बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर लेबक इंटीग्रल क्वेश्चन आ रहे तो भी ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे अगर उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो ही करना। जैसे एक तो वो काउंटेबल वाला मेजर जीरो वाला, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो वो करना। या फिर जैसे ये पूछ रहा है कि अगर F1 इंटीग्रेबल है, F2 इंटीग्रेबल है, तो F1 प्लस F2 भी इंटीग्रेबल हो जाएगा। सुप्रीमम वैल्यू, इसकी इन्फीमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, तो ये सब इंटीग्रेबल होते हैं। एक तो ये कर लो, एक तो अगर f इंटीग्रेबल है तो मॉड f इंटीग्रेबल होगा, f अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो f क्या आ जाएगा, लेबक इंटीग्रेबल आ जाएगा। जितने भी बोरेल सेट होते हैं वो लेबक इंटीग्रेबल होते हैं। मतलब इसके बेसिस पे अगर आ रहा है ना तो ही क्वेश्चन करो, ठीक है। बाकी ये सब थ्योरम पे तो वैसे नहीं आता फिर भी अगर आएगा तो ठीक है, वैसे तो नहीं आता, अभी तक तो नहीं पूछा गया। बाकी ये सब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर वो साइन मेजर पे और कुछ आ रहा है ना तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज बाकी सब अपने पास बहुत सारे हैं। देखो टोटल ना अपना 70 मार्क्स के लगभग हो चुका है, जिसमें रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। यहां से एक मैं वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का दिया हूं ना, उसमें सब मत पढ़ो क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। खाली एक दो एग्जांपल्स देख लो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले किया था, ठीक है। तो उसमें खाली एक दो एग्जांपल देख के समझ लो क्या है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो वो अगर हो जाएगा ना तो 14 मार्क्स का रियल से पूछता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन
फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के आते हैं और 11 थ्रू 10 क्वेश्चन रियल के आते हैं। कॉम्प्लेक्स के 10 क्वेश्चन, मॉडर्न अलजेब्रा के 10 टू 12 क्वेश्चन आते हैं, लीनियर अलजेब्रा के 8 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसका बाकी सारा फंक्शनल एनालिसिस में दे देते हैं वो लोग। तो मतलब यहाँ से ना 40 से लेके 42 मार्क्स का यहाँ आता है। तो सपोज ये हो गया अपना। बाकी अप्लाइड में एक तो एलपीपी करो, यहाँ से 8 मार्क्स का आता है। एक तो सीओवी करना, इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड रहता है, बाकी 3 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। इसके अलावा इंटीग्रल इक्वेशन अभी हुआ नहीं है, बट मैं अभी 1-2 दिन में डाल दूंगा। इंटीग्रल इक्वेशन का अगर सिंपल वाला आ रहा है तो ठीक है, बाकी आइगन वैल्यू से रिलेटेड या फिर लैपलास का यूज करके आ रहा है तो उसको मत करो, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन का 3 में से अगर एक क्वेश्चन ही बन जाता तो भी ठीक है। लैपलास के क्वेश्चन इजी आते हैं, इसके भी 3 में से 2 बन जाते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी 4 क्वेश्चन आता है, इसमें से भी 3 क्वेश्चन इजी, मतलब बहुत इजी आते हैं। वैसे 4 भी बन सकता है। ये मैं एक इसके लिए बता रहा हूँ कि मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ, बाकी तो जनरली सब बन जाते हैं अगर इंटीग्रल इक्वेशन को छोड़ दो तो। और क्या हुआ अपना नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में अगर मैं प्रोबेबिलिटी को भी दे दूं तो इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, और जितना कराए उन्हें उतना ही करो, उसके बाहर का कुछ आएगा नहीं। तो एलपीपी हो गया, सीओवी हो गया, और एक ओडीई और पीडीई, इसके 7 क्वेश्चन आते हैं। तो कितना हो गया 8, 12, 15, 18, 21, 26 और ये 33। मतलब देखा जाए तो अपना 75 मार्क्स का हो चुका है। ठीक है, अब इसमें और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं। टोपोलॉजी में सारा तो नहीं छोड़ना है, उसमें तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएंगे ना। मेजर थ्योरी का भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है, मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। टोपोलॉजी का मैंने जो नोट सेंड किया है ना, उसमें जो स्टेटमेंट है वो सब स्टेटमेंट अच्छे से करो। तो यहाँ से भी मतलब दोनों मिला के 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। फंक्शनल का वो जो कुछ प्रॉपर्टी है ना, ये जैसे ये वाले हैं, ये वाला हो गया, और जो कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, वो सब पे अगर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो कर लो। बाकी कुछ स्टेटमेंट है जैसे कि बेनेक थ्योरम का, हिल्बर्ट थ्योरम का, या फिर कौन से स्टैंडर्ड स्पेस जो कंप्लीट होते हैं, वो सब एक बार देख लो। मैं बाकी नोट्स वगैरह देखूंगा, अगर रहेगा सेंड कर दूंगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, अगर मतलब जो स्टेटमेंट याद किया अगर वो भी आ गया तो 2 क्वेश्चन। मतलब यहाँ से ना 5 क्वेश्चन ये 3 टॉपिक से कर सकते हैं। बाकी जो रहते हैं 15 से 16 मार्क्स का वो अपना वो रहता है। 15 टू 16 मार्क्स का मैकेनिक्स रहता है। अब मैकेनिक्स में भी ना कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, तो जो सिंपल वाले क्वेश्चन है मैं वो यूट्यूब पे डाल दूंगा, मतलब जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब यहाँ से भी 5 क्वेश्चन बन जाता है। अब तो स्किप क्या करना है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का 1-2 क्वेश्चन है जो रिपीटेड हो रहा है वो देख लो, मैट्रिक्स वाला। बाकी बाकी तो और कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा नहीं करेंगे, इसमें जो रिपीटेड आ रहे हैं वो करेंगे। बाकी जो मेन है ना, ये जो 70 से लेके 75 है ना, यहाँ पे अगर 55 टू 60 आ जाता है तो बाकी सब में से अगर 10 भी राइट हो गए तो बहुत है। ठीक है, तो जितना हो गया है ना उसी पे फोकस करो। और अगर हो सकता भी जो क्या हुआ, हेलो, हाँ न्यूमेरिक, न्यूमेरिक नहीं, न्यूमेरिकल एनालिसिस का सब हो जाता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक भले फंस जाए, मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी उसका जनरली हो जाता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस इजी रहता है। न्यूमेरिक वेक्टर कैलकुलस कहाँ आया अभी, स्टोक थ्योरम कहाँ आता है। हाँ वो नोट सेंड किया हो ना आज अभी। अरे वही बोल रहा हूँ, वही नोट सेंड किया ना, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स ना, उसी में सा हाँ। हाँ, तो उसमें ना वो भी सिंपल ही रहता है, उस स्टैंडर्ड में लिख के दिया हूँ पूरा, मतलब सारे एग्जांपल सॉल्व है उसमें। तो खाली ऊपर ही ऊपर देख लो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे किए। ठीक है। हाँ वो मैंने नोट्स में लिखा है।
मैंने नोट सेंड किया है ना, हाँ उसमें ना जितने भी डुअलिटी के हैं ना स्टेटमेंट जो आते हैं वो सारे लिखे हैं उसमें ना। वो 4 से 5 स्टेटमेंट है कि जैसे अगर प्राइमल और डुअल का दोनों का ना ऑप्टिमल, मतलब अगर प्राइमल का होगा तो ऑप्टिमल का, और इसका डुअल का होगा, अगर डुअल का है तो ऑप्टिमल का होता है, और डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल, एक तो वो है। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी एक का अनबाउंडेड आ जाता है ना तो दूसरा इनफिजिबल आता है। मतलब अगर प्राइमल अनबाउंडेड है तो डुअल का इनफिजिबल होगा, अगर डुअल का अनबाउंडेड है तो प्राइमल का इनफिजिबल। तो इसी से रिलेटेड आते हैं, वो लिखा हूं मैं उसमें 4-5 स्टेटमेंट है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का वो फॉर्मूला याद कर देना, m प्लस एन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन, एक बार लेस देन और एक बार इक्वल, डी जनरेट और जनरेट, ठीक है। तो वो सब करना। हाँ तो ये जो है ना ये ठीक है, ये जो अपना मेन है ना ये अच्छे से करो, और इसके बाद ना पार्ट ए पे थोड़ा भी ध्यान दो, ठीक है। हाँ भैया बोला। हेलो। तो थोड़ा अभी पार्ट अभी जो बचा दिन है ना उसमें पार्ट ए और बाकी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, और बाकी बीच में जो भी डाउट आएगा ना उस पे हम लोग एक एक लेक्चर मतलब रख के उस पे जो जो क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहे जिसमें बाकी सबका रॉन्ग रहेगा वो क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक लेक्चर और होगा जिसमें जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बचा है टॉपिक वो, और रियल एनालिसिस का एक बार देख लेंगे थोड़ा, जो भी मतलब बचे वो टॉपिक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बचा है अपना, और एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। चलो बाय। हाँ वही कॉम्प्लेक्स का बचा हुआ टॉपिक बोल रहा हूँ ना।